बात करने वाले हैं 2026 के सबसे ड्रामेटिक कोर्टरूम कंट्रोवर्सीज में से एक पर। क्या राहुल गांधी ने कभी ब्रिटिश सिटीजनशिप होल्ड की थी? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इशू है, सिटीजनशिप लॉ का इशू है, इलेक्शन एलिजिबिलिटी का इशू है और सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशियल फेयरनेस का इशू है। चलिए इस पूरे मैटर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? अप्रैल 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन आई। पिटीशनर थे बीजेपी वर्कर एस विघ्नेश शिशिर। उनका एलिगेशन था राहुल गांधी ने यूके के ऑफिशियल कंपनी डॉक्यूमेंट्स में खुद को ब्रिटिश सिटीजन डिक्लेयर किया था। ये एलिगेशन एक यूके बेस्ड कंपनी के रिकॉर्ड पर था, मेजर्स बैकऑप्स लिमिटेड। ये कंपनी अगस्त 2003 में यूके में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गए। अब सवाल ये था, अगर किसी इंडियन सिटीजनशिप ने वॉलेंटरी फॉरेन सिटीजनशिप ली हो तो क्या होता है? जवाब, इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग अगर कोई वॉलेंटरी फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो सकती है और अगर ये प्रूव हो जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट मेंबरशिप पर सवाल, पासपोर्ट एक्ट वॉयलेशन और क्रिमिनल इम्प्लीकेशन भी। इसीलिए केस इतना बड़ा बना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या था? पिटीशनर ने 2003 से 2009 तक के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे। चलिए टाइमलाइन देखते हैं। 2003 में बैकऑप लिमिटेड यूके में इनकॉर्पोरेट हुई। एलिगेशन ये था कि राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में लिस्टेड थे और नेशनैलिटी कॉलम में ब्रिटिश लिखा गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। 2004 लोकसभा इलेक्शन डिस्क्लोजर के दौरान गांधी ने रिपोर्टेडली कंपनी ओनरशिप और फॉरेन बैंक अकाउंट डिस्क्लोज किए। इससे पिटीशनर का आर्गुमेंट स्ट्रांग हुआ कि कंपनी कनेक्शन जेन्युइन था। 2005 टू 2006 एनुअल रिटर्न में फिर से नेशनैलिटी ब्रिटिश लिखी गई। लंदन और हेमिस्फेयर के एड्रेस भी मेंशन थे। एक बार एरर हो सकता है, रिपीटेड फाइलिंग कोड ज़्यादा सीरियसली देखता है। फिर आता है फेब 2009, बैकऑप लिमिटेड डिसॉल्व हो गई और एलिगेशन ये भी था कि गांधी के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर पिटीशनर का डॉक्यूमेंट्री बैकबोन बने, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होने और गिल्ट प्रूफ होना दोनों अलग चीज़ें हैं। कोर्ट भी को ऑथेंटिसिटी भी देखनी होती है, इंटेंट भी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी। लखनऊ से इलाहाबाद तक केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं गया था। पहले लखनऊ कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुई थी जहां एफआईआर रजिस्ट्रेशन मांगी गई थी। चार्जेस मांगे गए थे अंडर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। काफ़ी सीरियस एलिगेशंस थे, लेकिन जनवरी 2026 में लखनऊ कोर्ट ने प्ली रिजेक्ट कर दी, नो एफआईआर। फिर पिटीशनर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और 17 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच को ओरली इंडिकेट किया कि एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन दिया जा सकता है। यहीं से नेशनल हेडलाइन शुरू हो गई, क्योंकि ऑपोजिशन के टॉप लीडर्स के खिलाफ एफआईआर का इशू बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट करता है। लेकिन फिर केस में एक मेजर ट्विस्ट आया। ऑर्डर साइन होने से पहले क्या हुआ? कोर्ट ने फॉर्मल ऑर्डर साइन करने से पहले उसे रोक दिया। मतलब ओरल इंडिकेशन था लेकिन साइंड ऑर्डर नहीं, और बिना साइंड ऑर्डर के एफआईआर ऑफिशियली रजिस्टर नहीं हो सकती। रीज़न क्या था? एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, ऑडी एल्ट्रम पार्टम। सिंपल लैंग्वेज में दूसरी साइड को भी सुनो, या फिर नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी एक पर्सपेक्टिव एक्यूज हैं, इसलिए उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए और उनकी साइड को भी सुना जाना चाहिए बिफोर एनी एडवर्स ऑर्डर इज पास्ड। ये नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है और यही प्रिंसिपल ने पूरी डायरेक्शन को टेम्परली रोक दिया। ये टेक्निकल डिले नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस थी। प्रोसीजर भी जस्टिस का पार्ट होता है, सिर्फ फाइनल जजमेंट नहीं। जज ने खुद को केस से अलग कर लिया। 20 अप्रैल 2026 को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने केस से रेक्यूज कर लिया। रेक्यूजल का मतलब जज वॉलेंटरी केस नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों हुआ? जज ने कंसर्न रेज किया कि पिटीशनर के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जुडिशरी पर एस्पर्जन डाल रहे हैं
और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करने की कोशिश लग रही थी। ये बहुत सीरियस बात होती है। कोर्ट को इंडिपेंडेंट रहना होता है, नो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस, ना पब्लिक प्रेशर से, ना सोशल मीडिया कैंपेन से। इसीलिए मैटर फ्रेश बेंच के पास जाएगा। जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। पॉलिटिकल रिएक्शन। फॉर्मल राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के अर्लियर एफआईआर डायरेक्शन को सरप्राइजिंग एंड अनवारंटेड बोला। उन्होंने कहा कि सिमिलर एलिगेशन पहले भी कोर्ट में उठ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 में सिमिलर क्लेम डिसमिस किए थे। इसलिए कांग्रेस का स्टैंड था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। दूसरी तरफ बीजेपी बैक पिटिशनर का स्टैंड था अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। यहाँ पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट सिर्फ लॉ देखता है, एविडेंस देखता है, प्रोसीजर देखता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। असली लीगल क्वेश्चन क्या है? मेन सवाल ये नहीं है कि हेडलाइंस क्या कह रही है। मेन सवाल ये है, क्या राहुल गांधी ने लीगली फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर की थी, और अगर हाँ तो इंडियन लॉ के अंडर उसका क्या लीगल इफेक्ट होगा। ये डिसाइड होगा डॉक्यूमेंट से, ऑथेंटिसिटी से, लीगल इंटरप्रिटेशन से और प्रॉपर जुडिशियल हियरिंग से। अभी तक कोई फाइनल जुडिशियल फाइंडिंग नहीं आई है। मैटर फ्रेश बेंच के सामने पेंडिंग है। मतलब ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये अभी भी एक ऑनगोइंग लीगल बैटल है। डेमोक्रेसी में एलिगेशन लाउड होते हैं, लेकिन जजमेंट्स केयरफुल होने चाहिए। कोर्ट का काम हेडलाइंस बनाना नहीं होता। कोर्ट का काम होता है एविडेंस को टेस्ट करना, प्रोसीजर को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस को पॉलिटिक्स से ऊपर रखना। इसीलिए ये केस सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का केस है और वही सबसे बड़ी स्टोरी है। प्लीज फॉर सच सिमिलर केस एनालिसिस, like, share and subscribe Law Kumbh, where law meets wisdom.